Hello everyone. This is our second lecture of biodiversity and conservation. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन वर्ल्ड. अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन इंडिया. इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है. डाइवर्स कंट्री की होने की वजह से यहाँ पर हमें स्पीशीज़ में वैरायटीज़ मिलेंगी और बहुत सारी स्पीशीज़ अवेलेबल हैं. अब ऐसा क्यों है कि इंडिया में नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है कंपैरेटिवली अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देखें इन वर्ल्ड. वो इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया प्रेजेंट है इक्वेटर पर. अब इक्वेटर में प्रेजेंट होने की वजह से बहुत सारी ऐसी हमें सुविधाएं अवेलेबल हैं इंडिया को, जिसकी वजह से स्पीशीज़ जो हैं वो हमें वहाँ पर हमें ज़्यादा मिलती हैं. सबसे पहला रीज़न आ जाता है क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक हैं, सूटेबल हैं, फेवरेबल हैं, और हमें पता होता है कि क्लाइमेट कब चेंज होगा, प्रिडिक्टेबल होता है. तो स्पीशीज़ जो हैं वो अपने आप को उसी तरीके से अडाप्ट कर लेती हैं और उनका नंबर, उनकी सर्वाइवेलेंस जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहती है इंडिया में. तो ये रीज़न है कि स्पीशीज़ इंडिया में क्यों इतनी ज़्यादा हैं. अब अगर हम डाटा की बात करें कि इंडिया में डाटा कितना है स्पीशीज़ का, तो हम उन्हें दो कैटेगरीज में स्टडी करेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स. साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया है कि प्लांट्स का नंबर अबाउट 45,000 है इन इंडिया में, और एनिमल्स का नंबर उनका डबल है. यानी कि अगर प्लांट्स 45,000 हैं तो प्लांट्स अबाउट 90,000 टिल नाउ आइडेंटिफाई कर लिया गया है इंडिया में. और ऐसा कहा जा रहा है कि अबाउट 1 लाख प्लांट्स एंड अबाउट 3 lakhs एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना बाकी है. पर दुख की बात ऐसी है कि हम बायोडाइवर्सिटी के साथ इतना खेल रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने इकोसिस्टम को इस तरीके से बिगाड़ रहे हैं कि ये प्लांट्स, ये एनिमल्स की स्पीशीज़ कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होती जा रही है. और अभी हमने उन्हें जाना भी नहीं है, हमने उन्हें कुछ नाम भी नहीं दिया है, और हमारे जानने से पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं इस दुनिया से. लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में. लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी 3 कैटेगरीज़ की होती हैं, 3 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है. सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी, देन species diversity, and then ecosystem diversity. genetic diversity क्या हो गया? when we study diversity at genetic level, जब हम डाइवर्सिटी को स्टडी कर रहे हैं एक जेनेटिक लेवल पर, तो उसे हम कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब जेनेटिक लेवल का क्या मतलब हो गया? जेनेटिक लेवल यानी कि हम जब जीन्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. अब आपको पता ही है कि जीन्स क्या होते हैं. जीन्स एक हेरिडिटरी का रोल प्ले करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यही जो है ये एक हेरिटेबल होते हैं. ये ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इन केस अगर सेम स्पीशीज में जीन्स में चेंज आ जाए, इन एनी केस अगर सेम स्पीशीज़ में जीन्स में चेंज आ जाए तो हमें न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलेगा. और हो सकता है कि हमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी मिल जाए. हमें जेनेटिक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम. राइस, साइंटिफिक नेम है इसका ओरिएजा सटाइवा. हमारे पास
थाउजेंड्स ऑफ वाइल्ड वैरायटीज़ राइस की अवेलेबल हैं, और वो सब राइस की वाइल्ड वैरायटीज़ कहीं या फिर ऐसी वैरायटीज़ जो हम अभी भी राइस की कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सब डिफरेंट हैं एक दूसरे से, साइज़ में, कलर में, इनफैक्ट अरोमा में भी वो एक दूसरे से वेरी करेंगे, और उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब आप खुद ही इसे रीड करते करते ज़रा सोचो, जब हम अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, इनफैक्ट मैं जब छोटी थी मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी मार्केट में, तो राइस को या तो वो प्रेफर करते थे कि बासमती राइस लेनी है, अगर कोई न्यू राइस उन्हें दिखाते थे शॉपकीपर, तो वो क्या करते थे, उनकी अरोमा लेकर आइडेंटिफाई करते थे कि क्या ये राइस ठीक है, उनका साइज़ देखते थे, उनका कलर देखते थे। नेक्स्ट टाइप हमारी आ जाएगी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या हो गया, जब हम डाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे एट स्पीशीज़ लेवल, पर्टिकुलर एरिया की जब हम स्पीशीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। एग्जांपल्स अगर हम लेकर चलें यहाँ पर, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस. Panthera leo is a scientific name of loin and Panthera tigris is a scientific name of tiger. आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा कि हमेशा साइंटिफिक नेम में फर्स्ट नेम आ जाता है जीनस का और सेकंड नेम आ जाता है स्पीशीज़ का। तो यहाँ पर हमें जो डाइवर्सिटी मिल रही है वो स्पीशीज़ लेवल पर अलग है। ठीक है, तो जब हम डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं एट स्पीशीज़ लेवल तो उसे हम कहेंगे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जब हम डाइवर्सिटी को स्टडी कर रहे हैं एट इकोसिस्टम लेवल पर, एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि अगर हमें स्पीशीज़ मिल रही हैं लैंड पर तो हम उन सबको मिलाकर कहेंगे कि हमें क्या मिला, टेरेस्ट्रियल डाइवर्सिटी मिली है। अगर हमें वो सब की सब स्पीशीज़ बहुत सारी स्पीशीज़ अगर हमें वाटर में मिल रही हैं तो हम कहेंगे हमें एक्वेटिक डाइवर्सिटी मिली। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को थोड़ा और समझेंगे हम। इकोसिस्टम सो 3 टाइप्स की इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सबसे पहले आ जाएगी अल्फ़ा डाइवर्सिटी, देन सेकंड बीटा डाइवर्सिटी एंड देन थर्ड गामा डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी के बारे में। अल्फ़ा डाइवर्सिटी ऐसी डाइवर्सिटी जो विद इन कम्युनिटी में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स सेम कम्युनिटी को शेयर करते हैं, यानी कि उनका हैबिटेट मोर और लेस सेम होगा। अब अगर हम कह रहे हैं कि सेम कम्युनिटी है तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि सेम कम्युनिटी में सिर्फ हमें एक ही स्पीशीज़ मिलेंगी, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे और वो सब के सब एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होंगे। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक्ड होंगे, इंटर रिलेशनशिप शो करेंगे। अब जब हर एक स्पीशीज़ एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं वो अपना एक रिलेशनशिप शो कर रही है दूसरी स्पीशीज़ के साथ, तो उसकी वजह से वैसी कम्युनिटी अपनी एक स्टेबिलिटी शो करती है। अब अल्फ़ा डाइवर्सिटी ही एक ऐसी डाइवर्सिटी है जो एक स्टेबिलिटी शो कर रही है हमें। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जो डोमिनेंट है, अपने आप को डोमिनेंट शो कर रही है वो स्पीशीज़, तो उस स्पीशी को हम कहेंगे कीस्टोन स्पीशीज़। एग्जांपल है हमारे पास एक लॉइन। इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा कि फॉरेस्ट में लॉइन अपने आप को डोमिनेंट शो कर रहा है, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे कि वो एक अल्फ़ा डाइवर्सिटी है जहाँ पर लॉइन एक कीस्टोन स्पीशीज़ है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी एक ऐसी डाइवर्सिटी है जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में होती है। जैसे आपने अपने आम तौर पर अपनी लाइफ में आप एग्जांपल्स देखते ही होंगे कि जैसे ही क्लाइमेट में चेंज आता है तो बहुत सारे बर्ड्स अपना एक झुंड बनाकर एक जगह से अपनी दूसरी लोकेलिटी की तरफ मूव करने लगते हैं। तो जो वो बर्ड्स हैं वो शो कर रहे हैं बीटा डाइवर्सिटी। इसी तरीके से हम दूसरी एग्जांपल ले लें तो आ जाएंगे बकरवाल्स। अभी
रिसेंटली पिछले ही मंथ या आई गेस इसी मंथ बहुत सारे बकरवाल्स ने लॉकडाउन की वजह से डीसी से परमिशन ली कि उन्हें माइग्रेट करने की परमिशन दी जा सके। तो क्यों वो माइग्रेट कर रहे थे अपने सभी एनिमल्स को वो यहाँ से, अब यहाँ पर समर सीज़न आ रहा है तो एनिमल्स के लिए या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए खुद के लिए भी यहाँ पर रहना, इतनी गर्मी को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा हो मे बी, तो वो यहाँ से माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स द कोल्डर प्लेसेस। जैसे कि वो यहाँ से अब बहुत सारे बकरवाल मूव कर रहे हैं अपने सभी जानवरों को लेकर नथा टॉप वाली साइड, क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल हैं। जब वहाँ पर कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो बर्ड्स, बकरवाल जो अपनी अपनी जगह पर गए हुए थे वहाँ से वो वापस अपनी प्रीवियस हैबिटेट पर आ जाए। अब गामा डाइवर्सिटी क्या होगी? गामा डाइवर्सिटी आ जाती है ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, जिसमें सभी हैबिटेट आ जाएंगे। उन सबको मिलाकर हम कहते हैं कि गामा डाइवर्सिटी है। जैसे कि फॉरेस्ट का अपना एक हैबिटेट है, फॉरेस्ट की अपनी एक बायोडाइवर्सिटी है। एक्वेटिक में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी अपनी एक डाइवर्सिटी है, डेजर्ट्स की अपनी एक अलग डाइवर्सिटी है। तो इन सब को मिलाकर अर्थ में जितनी भी अवेलेबल डाइवर्सिटी है उन सबको हम काउंट करेंगे एक गामा डाइवर्सिटी की तरह। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।